उत्तराखंड में आई आपदा के बाद एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या बांध बनाए जाने चाहिए या बांधों का निर्माण रोक देना चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कंपनियां बांध बना रही हैं, क्या वो इस दिशा में कभी सोचती हैं कि जिन नदियों पर वो बांध बना रही हैं उनमें पानी के स्रोत, आखिर जो ग्लेशियर हैं उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती? आखिर ग्लेशियरों के ऊपर पड़ने वाली बर्फ का असर सीधा सीधा कंपनी की बिजली उत्पादन क्षमता पर निर्भर होता है। फिर भी उन ग्लेशियरों की मॉनिटरिंग या उनकी निगरानी के लिए बहुत सीमित संस्थाएं हैं। ये वो संस्थाएं हैं जिनका कमर्शियली इन ग्लेशियरों से कोई लेना देना नहीं है। जो कंपनियां इन ग्लेशियरों पर डिपेंड हैं, वो इन ग्लेशियरों के अध्ययन की जिम्मेदारी या इनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकती? यहां पर यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश, जो उत्तराखंड का बिल्कुल पड़ोसी राज्य है, वहां 5-6 साल से ग्लेशियरों की मॉनिटरिंग का बाकायदा जिम्मा दिया गया है जापान की एक कंपनी को। हिमाचल प्रदेश में किस ग्लेशियर में कितना पानी है, वहां क्या टेम्परेचर है, वहां कितनी बर्फ पड़ रही है, वहां कोई झील बनी है या नहीं बनी है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। जबकि उत्तराखंड में बार बार आपदाएं आ रही हैं, लेकिन इस तरीके का कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात, उत्तराखंड में वाडिया इंस्टीट्यूट है। हिमालयन क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट एक बड़ा संस्थान है। यहाँ पर कुछ समय पहले ग्लेशियरों का अध्ययन करने के लिए ग्लेशियोलॉजी का एक डिपार्टमेंट तैयार किया गया था, लेकिन पिछले ही साल 2020 में ही उस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उत्तराखंड या तमाम हिमालयी क्षेत्र जो हैं वो आपदा के लिहाज से बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं और ग्लेशियोलॉजी डिपार्टमेंट इसी उद्देश्य के साथ बनाया गया था कि ग्लेशियरों के अध्ययन के लिए तमाम तरीके के जो साइंटिफिक इनपुट है, जो डेटा है, उसकी आवश्यकता पड़ती है और वो ग्लेशियोलॉजी का डिपार्टमेंट तैयार किया गया था। अब एक बार फिर से ये चर्चा हो रही है कि आखिर वाडिया इंस्टीट्यूट में ये ग्लेशियोलॉजी का डिपार्टमेंट क्यों बंद किया गया? क्या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां पर ग्लेशियरों या ग्लेशियरों के दुष्प्रभाव, ग्लेशियरों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, उनका सारा आकलन हो चुका है? किसी को अब इसके आगे अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जो एक बार फिर से इसके बाद पैदा हो गए हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके सामने उठा रहा हूं। जब ये आपदा आई, जिस वक्त ग्लेशियर टूटने की कहानी बनाई जा रही है कि जिस वक्त ये ग्लेशियर टूटा और उस वक्त वो नदी में गिरा और जो डैम बन रहा था उस डैम को भी लेते हुए वो अपने साथ चला पड़ा और बड़ी भारी तबाही होने से बच गई। यहां पर एक और बड़ा सवाल है, आप अगर देखेंगे चित्रों में तो जो डैम बन रहा था वो पूरा का पूरा उखड़ कर गया है। यानी जिस मिट्टी में, जिस रॉक के ऊपर उस डैम को बनाया जा रहा था, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो पूरी की पूरी रॉक निकल गई है। तो उन जियोलॉजिस्ट से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए जिन्होंने इस बांध को बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दी थी कि जब किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो उसको सहन करने में ये मिट्टी कितनी कारगर साबित हो सकती है, ये अध्ययन किया जाता है। तो उन वैज्ञानिकों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए जो इन रॉक्स पर बांध बनाने की इजाजत देते हैं, अनुमति देते हैं अपनी साइंटिफिक स्टडी के आधार पर। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में तमाम उन लोगों को देना होगा जो बांध निर्माण में जुटे हुए हैं, जो बिजली उत्पादन में जुटे हुए हैं, जो सरकारें बिजली बनाने की बात करती हैं, या उन लोगों को देना चाहिए जो पर्यावरणीय विषयों पर लगातार अध्ययन करते रहते हैं। इन सवालों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं और इस वीडियो को देखने के बाद जो मैंने सवाल पूछे हैं इसमें मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने जवाब, अपने कुछ प्रश्न जो हैं वो जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा, ताकि इन सवालों को पूरी दुनिया भर में फैलाया जा सके। पर्यावरण को अगर बचाना है, उत्तराखंड या ऐसे ही हिमालय क्षेत्रों को अगर बचाना है, तो इन कठोर कड़वे सवालों का जवाब सरकारों को या उन लोगों को देना होगा जो इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद।